15 से 20 कस्टमर एक दिन में एक लड़की झेल रही है। 15 से 20 कस्टमर। तो कितने दिन सरवाइव करेगी, कितने दिन उसकी देह उसका साथ देगी। फिर तो ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होगी उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट्स में। प्राइवेट पार्ट्स में नहीं, उनके पूरे शरीर में होती है। ये मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं पैर से लंगड़ी और बदसूरत और काली पैदा हुई, तो जो मेरी माँ करती है वो मैं नहीं करती, उसके लायक मैं नहीं। तुम्हारी बेटी है, कौन से ये घर से भाग थोड़ी गई कि शादी कर ली इसने, कुछ कर लिया, क्या आप नाराज हो इससे? बोले ना ना, तब तो हम रख भी लेते, पर हम नहीं रख पाएंगे, इसे ले जाओ। वहाँ मार खा के आई, कपड़े फाड़े गए, गाली मिली, यहाँ अगर रोना धोना मचाया तो उससे ज्यादा मैं करूंगा तुम्हारे साथ। फिर जो लोग जाते हैं इस तरह लड़कियों के पास, उनको कभी प्यार होता है या कभी उनकी शादी होता है? बहुत हमने ऐसी शादियां कराई हैं। पेट भी तब तक भरना जब तक कस्टमर नहीं आया। अगर इस बीच कस्टमर आता है और ये लड़की चाहिए तो छोड़ दो खाना, पहले जाओ, पहले इसको एंटरटेन करो, बाद में खाना और सब चीजें देखिए। कस्टमर से कितना चार्ज किया जाता है? वो लड़की थोड़ी करेगी, मालकिन करेगी, 200 से 250 रुपये। बच्चा अपनी माँ को लिपट के इतने उसने प्यार किया और फिर बोला ऐसे क्यों छोड़ते हैं। वो मामा बहुत मारता था जब खाना मांगते थे, कोई मामा कहते किसी का अनुभव हम लोग कर सकते हैं कि क्या कष्ट उन माओं को होता होगा। उनके बच्चे, उनके किसी भी उसको अलग कर दो तो सोच के थक गए तो आप 2 में थक जाओगे, फिर कैसे 10-15 कर पाओगे। अगर आप इस दुनिया को ऐसा बना देना चाहती हैं कि जहां अपने बच्चों के सामने भी हमको शर्मिंदा होकर निकलना पड़े, मैं तो समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। घर की औरत पहले एक अपाहिज ससुर के साथ सेक्स करती है, फिर पति के साथ करती है, फिर पति के बेटे के साथ करती है और बच्चा प्रेमी का पैदा करती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आपने कोठा, वैश्यावृत्ति, रेड लाइट जैसे शब्द सुने होंगे। अक्सर चर्चा भी इस पे होती है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। आज इस विषय को हम खुलकर बोलेंगे, खुलकर उठाएंगे और खुलकर सवाल पूछेंगे। इस विषय पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शर्मा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं मैम आप? बढ़िया। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और तकरीबन 33 सालों से अपना एनजीओ चला रही हैं। मैम काम करने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी फील्ड थी, फिर आपने यही क्यों चुना? नहीं, हमने ये काम नहीं चुना, इसने हमको चुन लिया। कैसे? हमारा घर वहां से बहुत पास है, जहाँ रेड लाइट एरिया है, एक आड़ी सड़क का दूरी है और वहां से हमारा घर है। तो अब बचपन से उस गली में, उस मोहल्ले में आज भी हिदायतें लड़कियों को होती हैं, लड़की क्या लड़कों को भी होती हैं, ऊपर नहीं देखना और उसी बाजार से गुजर के जाना। 5-6 साल की उम्र में एडमिशन होते थे पहले, तो जब 5-6 साल की उम्र में एडमिशन हुआ तो ये हिदायत हमारे साथ भी जुड़ी, ऊपर नहीं देखना, जब वहां से निकलोगी नीचे सिर कर करना, नीचे सिर कर। अब ये कैसी हिदायत है कि सारे बाजार देखो, ऊपर भी देखो, नीचे भी, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उस बाजार में जाओ तो बिल्कुल एक लंबी गली है, वो काफी बड़ी, तो उसमें कैसे ऐसे जाएंगे, बच्चा है वो देखता जाएगा। तो लेकिन धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता रहा और 8वीं क्लास में हम आ गए। मैंने इसलिए ये कहा कि हमने ये काम नहीं चुना, इसने हमें चुन लिया। तो एक दिन खटखट की कुछ आवाज सी आई, तो मैंने ऐसे देखा जीने की तरफ, एक लड़की उतर रही थी और वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हमें तो 1000 बार हमारी अम्मा ने बताया कि वहाँ खराब औरतें रहती हैं। जब भी सवाल पूछा क्यों ना देखें, खराब औरतें रहती हैं, खराब औरतें रहती हैं। तो हमने कहा ये खराब औरतों में क्या कर रही है। अब वो भी मुझे देख कर पलट गई, वापस आई नहीं। तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन उसका इंतजार किया कि कभी तो आएगी, और जब वो आई तो मैंने फिर उसे पकड़ा, मुझसे बच रही थी, यहाँ लगी। कोई मेरी फ्रेंड तो थी नहीं, तो पीछे बैठती थी, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ा कि भाई मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ पे अच्छी औरतें नहीं रहती, तो तुम वहाँ क्या कर रही थी। अब वो थोड़ी एज में भी बड़ी थी और फिर ऐसी जगह पे बच्चे समझदार भी हो जाते हैं। तो उसने बिल्कुल सपाट मुझे जवाब दिया कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, और ये मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं पैर से लंगड़ी और बदसूरत और काली पैदा हुई हूँ, तो जो मेरी माँ करती है वो मैं नहीं करती, उसके लायक मैं नहीं हूँ। तो मुझे कुछ समझ आया कुछ नहीं। तो मैंने पूछा क्या करती है तुम्हारी माँ, तो उसने कहा धंधा करती है। ये पहला शब्द था कि जो मैंने कहा हमारे यहाँ तो भी काम धंधा यानी बिजनेस क्या है, या नौकरी है कि बिजनेस करता है आदमी, लेकिन मुझे कुछ समझ आया कुछ नहीं। अब इतनी कम उम्र थी हमारी तो कि कुछ नहीं समझ आया। फिर थोड़ा भूल पड़ती है और अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में हमारी शादी हुई।
फिर उसके बाद में जब बच्चे हो गए 2 और हमारे पड़ोस में फिर एक कोई महिला रहने आई, तो वो मेरे छोटे मतलब मेरे बच्चे बेटे को खिलाती थी। 1 महीने का था वो, बहुत ज़्यादा खिलाती थी। हालाँकि हमारी सास मना करती थी कि इसको बच्चे नहीं हैं। लगभग 35-36 साल की महिला होंगी, सुंदर सी। घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन लगती नहीं थी कि ये झाड़ू पोछा करती हूँ। मतलब आदमी का कई बार स्वभाव में उठक दिखाई दे जाती है, तो थोड़ा अजीब लगता था मुझे कि ये इस लायक तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों, कहाँ इनका पति है, बच्चे नहीं है। तो फिर बैठना उठना हो गया, काफ़ी हमारे यहाँ आती रही। एक दिन फिर उसने अपने बारे में मुझे बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और मेरे पापा की किसी से रंजिश हो गई होगी और उसने मुझे 7-8 साल की उम्र में बेच दिया, उठा के, अपहरण करके। तो मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने, पापा तो पुलिस में थे, ढूंढा नहीं? बोले क्या पता ढूंढा होगा, लेकिन मैं नहीं मिली। और फिर वहीं मैं धंधे में लगी। ये शब्द दूसरी बार मेरे सामने आया, धंधे का। तो मैंने कहा धंधा क्या? वो पहला दिन था कि जब उसने मुझे सारी बातें बताई कि क्या एक्चुअल में धंधा क्या है वहाँ। मुझे बड़ा शॉकिंग था। फिर कुछ दिन चुप्पी सी रही। 2-4 दिन बाद उसने मुझे कहा, कहूँ बात? मैंने कहा हाँ बोल दो, कि मुझे मेरे घर वालों से मिलाओगी एक बार? अब मेरी 17-18 साल की उम्र और मैं कैसे घर में कहूँ कि भाई मैं इस औरत को मिलवाना चाहती हूँ। हालांकि मैंने अभी तक किसी से ये जिक्र नहीं किया था कि भाई ये ऐसे किसी जगह से है। फिर मैंने कहा इनसे कि भाई ये एक बार अपने घर जाने को कह रही है। तो उन्होंने कहा मरवाओगी, ये घर वाले बाहर निकाल देंगे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पे तो नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कुछ भी, किसी का घर मिल जाए। खैर थोड़ी सी जिद, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था मेरे इन-लॉज को तो कि क्या है ये। तो थोड़ी सी हुज्जत के बाद में सब इसको लेके चल दिए। हम उसके घर पहुंचे तो सीधे सीधे ग्राम प्रधान के यहाँ गए, उनसे ही कहेंगे। हमने कहा जी हमें उनसे मिलना है और एक बार अगर आप मिलवा दें या हमें घर दिखवा दें। बोले आप रुको यहीं, मैं ही बुलवाता हूँ। तो बड़े लंबे चौड़े से आदमी दिख रहा था कि ये इसी के पापा हो सकते हैं। माँ थी, 2 सुंदर से भाई जो बिल्कुल बहन की शक्ल मिल रही थी, जो बाद में पैदा हुए, टीनेजर थे। तो सब आए और देखते एक दूसरे को पहचान तो लिया, भले ही वो छोटी रही थी लेकिन शक्लें मिल रही थी। और बहुत रोना धोना हुआ, बहुत सब चीज़ें हुई। हमें भी अच्छा लगा कि चलो भाई इसे घर मिल गया, भले इसने कुछ किया। लेकिन सब बात करके उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि हम रख नहीं सकते हैं, आप लाए हो ऐसे ले जाओ। बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। हाँ, तो हमने कहा क्यों नहीं रखोगे भाई? तुम्हारी बेटी है, कौन से ये घर से भाग थोड़ी गई कि शादी कर ली इसने, कुछ कर लिया, क्या आप नाराज हो इससे? बोले ना ना, तब तो हम रख भी लेते, पर हम नहीं रख पाएंगे, इसे ले जाओ। अब ये बात हमारे लॉज के सामने भी खुल गई थी कि भाई ये ऐसे रेड लाइट एरिया में कहीं थी और ये सब काम करती थी। तो ये तो हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा आज। रास्ते भर हमें तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन हम उनके जरिए, हमारे हस्बैंड के जरिए हमें कहा जा रहा था बहुत सारी चीजें कि हमारी बेइज्जती करवा दी और इस औरत को लिया। हमें पहले से पता होता कि ये पुराने विचारों के लोग, कि पता होता कि ये ऐसी औरत है तो इसे हम क्यों आते हम यहाँ तक और अपनी बेइज्जती करा ली। ये सुनते रहे, मुझे लगा आज तो घर खराब हुआ, मुझे तो ये निकाल देंगे मार के घर से, आज बच्चों से मुझे नहीं रहने देंगे। और मुझे अजीब भी लग रहा था। जिद भी मन पे हावी हो रही थी कि मैं इनसे लड़ूं, कि क्यों नहीं ले जाओ, रखोगे तुम अपनी बेटी को, लेकिन वो नहीं हो पाया, एज भी नहीं थी इतना प्रतिरोध करने की। घर आते आते मुझे तो लग ही रहा था कि मेरा जो होना है हो गई। उसको समझ आ गया था कि मेरी वजह से इसका घर बिगड़ जाएगा। तो रात के वक्त वो निकल गई वहां से बिना बताए चुपचाप वो निकल गई। और सुबह देखा तो भाई नहीं ढूंढा, नहीं मिली कहीं भी। मुझे भी सुकून हुआ कि चलो चलेगी तो अच्छा हुआ, मेरा घर तो बसा रहा, मुझे कोई अब धक्के मार के नहीं निकालेगा। उसके बाद में ये हुआ कि बरसों बीत गए, इस बात पे कोई चर्चा हमारे घर में कभी हुई नहीं कि वो कौन थी, क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ। और फिर मैंने मतलब हमारे जो देवर नंदे थी उनकी भी शादियां हो गई, जो एक हमारे सामने सोशल कॉज था कि भाई कहीं खुल ना जाए बात, तो शादियां भी नहीं होने की हैं। फिर मेरे सास ससुर की डेथ हुई। उसके बाद इनसे मैंने एक दिन कहा, बच्चे बड़े हो गए थे, स्कूल जाने लगे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा एक दिन उसे ढूंढूं। तो किसे? तो उसको ढूंढना चाह रही हूँ। बोले देखो ढूंढ लो, वहां मार खा के आई, कपड़े फाड़े गए, गाली मिली, यहाँ अगर रोना धोना मचाया तो उससे ज्यादा मैं करूंगा तुम्हारे साथ, फिर यहाँ मत आना फिर। मैंने कहा अच्छा भी देखी जाएगी। वो जिद नहीं हटी मन से, मैं चली गई। और ऐसा नहीं कि कोई वहां मुझे आरती का थाल लिए खड़ा था, जो होना सा था हुआ, सब कुछ ही होता रहा। बहुत डांट पड़ती, गालियां खाते, पर बस एक बार उन सीढ़ियों पे चढ़े तो वापस नहीं हो सके, बस इतना हुआ। फिर तो उस जैसी हजारों दिखी, वो दिखी नहीं,
बस आप सबको धन्यवाद कर रही हूँ पॉडकास्टर्स को कि इतने बरस बाद जो एक वो तो क्या दिखती, वो तो उसके बीच में ही मेरे पास एक बार आई थी, मतलब 1 साल लगभग बाद आई थी वो, और आके वो बड़ा ठीक ठाक से कपड़ों में थी, फल मिठाई उठाई लिए हुए थी और भाई दूज का दिन था। तो उसने मुझे आके कहा कि मैं एक बार गोविंदा बेटे को मेरे बोल रही थी, गोविंदा को मैं एक बार टीका करना चाहती हूँ, मुझे दिखा दो। तो मैंने कहा पहले बताओ ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास, क्योंकि तब भी कोई उम्र तो थी नहीं, 19 साल की भी नहीं हुई थी मैं, कि ये इतने सारे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी और सब पहन रही हूँ, कहाँ से आए। तो उसने कहा देखो जिनसे पैदा हुई उन्होंने नहीं रखा, तुम्हारा घर बिगड़ जा रहा था तो मैं जहाँ थी वहाँ चली गई। अच्छा, मेरी सोच केवल इतनी थी कि यही एक बाजार ऐसा पूरे हिंदुस्तान भर में, क्योंकि तब ना अखबारों में इन बातों पर चर्चा होती थी, टीवी थे नहीं उस जमाने में, तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं कि कहीं और भी हो सकते हैं बाजार। तो फिर मैंने कहा तुम्हें तो नहीं दिखा पाऊंगी, उसे मत दिखाओ, तुम जाओ सामान उठाओ सब और यहाँ से जाओ। उसने बहुत रिक्वेस्ट की मेरी कि मुझे एक बार दिखा दो, बस मैं टीका करके चली जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने दिखा। वो चली गई, लेकिन उसने चली जाके जैसे बाहर दरवाजा होता है पुराने घरों में, तो पलट के देखा, उसमें मैं छत पे थी। तो वो मैं कभी नहीं भूली, उसकी आंखों में आंसू भी थे, मुझसे बहुत सारे उल्हाने भी थे, शायद कहना चाहती थी कि तुम भी औरों जैसी निकली, वो मैं कभी नहीं भूली। और उसको ढूंढने की तलाश अब भी जारी? बस वो जारी है नहीं, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद है कि मुझे भी 2-3 महीने पहले ये बात पता लगी है कि आगरा में उनकी डेथ हुई। ओह। किसी ने मुझे फोन किया कि आप भले ही नाम नहीं ले रही, जिन्हें आप कह रही हैं वो आगरा आ गई थी और यहाँ उनकी डेथ हुई। अभी लगभग वो 70 की रही होंगी, 70-75 साल की, क्योंकि उस समय वो 35 साल की थी। तो वो जो गिल्ट था ना कि मैं उन्हें नहीं दे सकी जगह समय, और इस बीच ऐसा होता रहा कि कभी कोई, मतलब बहुत लोगों ने उसके साथ शादी का ढोंग किया, वो भी अभी एक सज्जन अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनका भी फोन आया कि मुझे एक बार बात करनी है, तो मुझे कोई नहीं करनी, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती ऐसे लोगों से। कोई और एक महिला ही, वो तथाकथित पति को छोड़ा इसलिए था कि वो इस औरत पे आ सकते और इसके साथ शादी करना चाहते थे। मैं उन्हें भैया बुलाती हूँ, मेरे मोहल्ले के ही हैं। तो उनकी भी जो वाइफ थी वो भी आई, उसने कहा कि कहाँ तू उनके बारे में बात कर रही है, उसके बारे में, उसने मेरा घर खराब किया। अरे मैं जानती हूँ उसने किसी का घर खराब नहीं किया, सब ने उस पर नजर डाली, खूबसूरत बहुत थी, सब ने उस पर नजर डाली, किसी ने रखना नहीं चाहा, रखना चाहा होता तो वापस क्यों लौट जाती। बिल्कुल सही। और अब उनमें से जब घर वालों ने ही अपनाना नहीं, तो फिर उसके तो बाद उन्हीं के जरिए मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई। चलो ये सुकून हुआ कि वो इस गली जिंदगी से मुक्ति पा गई बस। लेकिन ऐसा होता है मैम कि जाते हैं कोठे पर, या फिर जो लोग जाते हैं इस तरह लड़कियों के पास, उनको कभी प्यार होता है या कभी उनकी शादी होता है। बहुत हमने ऐसी शादियां कराई हैं। अच्छा। कि एक दिन अचानक इसका फोन जाता है, मैं उस समय हापुड़ पोस्टेड थी, ऐसी CWC चेयरपर्सन थी, तो कि एक लड़की आई है, जल्दी आ जाओ, ऊपर से भाग के आई है, हमने नहीं रेस्क्यू किया उसे। तो मैंने कहा ठीक है, अरेंज जितना टाइम भी लगेगा। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने लड़की से पूछा बताओ, लड़का भी खड़ा था। ये मुझसे शादी करना चाहता है। लड़का हिंदू था, लड़की मुसलमान थी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों भाई, इंडिविजुअल इसको धंधे में डालना चाहता है कि पर्सनली ले जाके ये काम कराएगा, और ना अपने घर की इज्जत बना के रखूंगा, क्योंकि इसके पेट में मेरा बच्चा है इस समय। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा कैसे पता तेरा? मुझे पता है, इसे पता है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब तो सब प्रोटेक्शन यूज करते हैं। हमने कहा चल थाने पे आ जा। थाने पे ले आया दोनों को, और बहुत कसमें धर्में खिलाई मैंने कहा सच बता दे वरना वो हाल करूंगी जिंदगी में खाने पीने लायक नहीं रह जाएगा। अगर लड़की को जवाब दिया नहीं कुछ नहीं देने का। फिर हमने इंस्पेक्टर साहब को कहा भी हमें तो शादी करनी इसकी ही, पर ना मैडम मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा मंदिर काहे के लिए बनाया, अभी देखो तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम करते हैं। हमने शहर के एक मौजिज आदमी थे, बहुत बार कहते थे, पंडित थे कि अरे अतुल जी आप अपने आप भी सारे पुण्य लूट रही हैं, कभी हमें भी करवा दीजिए कोई एक आध हमारे हाथ से उद्धार। मैंने कहा आ जाओ पंडित जी, आज आपसे उद्धार कराना। और बड़े इतने प्रभावशाली आदमी कि भाई DM VM भी उनसे खड़े होकर हाथ मिलाए। फिर हमारे शहर का जी
हम कहा सर एक हमारी निवेदन है कि हमारी एक बच्ची का निकाह पढ़वा दें। बोले आया मैं बहन जी बिल्कुल। हर बार ये ऊपर वाले का करम है, कोई टालता नहीं है। हाँ। आ गए दोनों लोग, हमने बेटी की तरफ से काजी जी को जब निकाह पढ़वाया तो काजी जी ने पढ़ा, छुआरे बंटवाए, मैंने कहा छुआरे बांटो, और बेटे की तरफ से पंडित जी को खड़ा किया, शादी करवाई, हुई मंदिर में फेरे डलवाए, सुख से रह रहे हैं, 3 बेटियां उसकी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कहीं ऐसी जगह ब्याह दी कि वो बहुत बढ़िया घरों में और राज करनी, नहीं, सब हैंड टू माउथ है, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ढोर डंगर पालते हैं, खेती करते हैं, और इतने सुख से हैं कि अभी मेरे पास 2 महीने भी नहीं होंगे, कोई सज्जन आए और उनका बहन जी मैं फलाने गांव से हूँ। मैंने कहा बताओ जी मेरे लायक कोई काम। बोले काम कुछ नहीं जी, आपने जैसी लड़की की शादी उनके लड़के से करवाई है, ऐसी एक लड़की की मुझे करा दो। बस हम इतना करते हैं कि आइडेंटिटी छिपाते हैं। अच्छा। ये नहीं पता, जिस जो प्रेम विवाह वो तो विवाह है, हाँ। लेकिन अगर ऐसी कराते हैं तो उनको बताते नहीं है कि वहां से, हाँ। कि जी इतनी अच्छी है, आसामी थी वो लड़की और भाषा नहीं समझती थी, आज हंसती बहुत थी, बहुत ज्यादा, आज भी हंसती है। हाँ। कि सबकी सेवा करती है, सास ससुर की, जानवरों का काम करती है, चारे से लेकर दूध निकालना सब काम सीख लिया, घर गृहस्थी में रम गई। ऐसी कोई लड़की है तो ये मेरे लिए रिवार्ड हो जाता है। तो ऐसा नहीं प्यार नहीं होता, प्यार भी होता है वहाँ पे। सही बात। लेकिन किस उम्र की लड़कियां और कहाँ, कौन से राज्य की, कहाँ की लड़कियां सबसे देखिए ज्यादा? ये कोई इशू नहीं है किस राज्य की। हाँ। जहाँ ट्रैफिकर को हाथ लग जाए वहां से। हाँ। नेपाल की बहुत लड़कियां हैं। अच्छा। हाँ, अपने यहाँ की भी बंगाल से बहुत लड़कियां हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए जो एक बार वहाँ कोठा ओनर हो गई, जो ब्रोथल ओनर होगी, वो फिर अपने यहाँ से दूसरी लड़कियों को बहका के लाती है। हाँ। नौकरी के नाम पे, पैसे के नाम पे, बहुत सारी चीजें उनको बहका के ला के मैं वहीं शादी करा दूंगी, वहीं नौकरी वहीं रहेगी, सब ठीक है, पैसा भेजती रहेगी। तो वहाँ की भी हैं, और ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि एक ही जगह की लड़की आएगी, जहाँ जिसको हाथ लग जाए वो भेज देता है। किस उम्र की लड़कियों की डिमांड सबसे ज्यादा उसमें रहती है? अब देखिए ऐसे तो उनका कैरियर ही कुछ नहीं है 25 के बाद। हाँ। 25 की उम्र से पहले पहले जो लड़की आ जाए, उसके बाद तो या तो ट्रैफिकर बन जाए या वो कस्टमर की दया पे डिपेंड रह जाए, लड़की की दया पे डिपेंड रह जाए, और तो उनका कोई लाइफ होती नहीं। क्योंकि देखिए किसी भी आप चीज को कितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी खराब होगी। राइट। मशीन ही है ना शरीर भी एक तरह का। तो अगर 15 से 20 कस्टमर एक दिन में एक लड़की झेल रही है, 15 से 20 कस्टमर, तो कितने दिन सरवाइव करेगी, कितने दिन उसकी देह उसका साथ देगी? फिर तो ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होगी उन्हें, उनके प्राइवेट पार्ट्स में। बहुत प्राइवेट पार्ट्स में नहीं, उनके पूरे शरीर में होती है। देखिए वो उसको करने के लिए नशा करती हैं, क्योंकि अगर दर्द सहना है हाँ। तो नशा करना होगा, सूखा नशा भी है। शराब तो नहीं पी सकती, किसी को पसंद है, किसी ग्राहक को, किसी को नहीं है। शराब भी पीती हैं, लेकिन वो रात को सोने के लिए, जब बदहाल हो जाए उससे पहले सूखा नशा करती हैं। कुछ भी हो वो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको खा सकती हैं, और ऐसा ऐसा नशा है कि जो उपलब्ध भी ना हो, जो बैन हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। बहुत सी चीजें, छोड़ो उसको, वो बहुत है। सूखा नशा है, वो गोलियों के रूप में भी है। अच्छा। और तरह से भी उनको ड्रग्स हैं। और उसके अलावा खाना प्रॉपर है नहीं, दाल चावल मिल गए तो बहुत है, 2 टाइम चाय मिल गई तो बहुत हो गई। ऐसा कुछ नहीं कि कोई फ्रूट्स खा रही है, कोई कुछ डिग्निटी बनाए रख ली, कुछ नहीं, बस केवल इतना कि पेट भर रहा है, बस किसी तरह पेट भरना। और पेट भी तब तक भरना जब तक कस्टमर नहीं आया। अगर इस बीच कस्टमर आता है और क्या ये लड़की चाहिए तो छोड़ दो खाना, पहले जाओ, पहले उसको एंटरटेन करो, बाद में खाना और सब चीजें देखिए। और कितने एक कस्टमर से कितना चार्ज किया जाता है? वो लड़की थोड़ी करेगी, मालकिन करेगी, 200 से 250 रुपये। अच्छा। उससे कुछ मतलब और लड़की तक तो उतना पहुंचता भी नहीं होगा। उतना क्यों, कितना भी नहीं, रोटी मिल रही है ना, चाय मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, मेकअप का सामान मिल रहा है, और कुछ नहीं उसकी। तो लड़कियां इस दलदल में खुद कूदती हैं, लाई जाती हैं। कौन जाएगा उसमें, कौन जाएगा? कौन है ऐसा कि जिसको वो नर्क पसंद है कि जहाँ एक 20 वाट का बल्ब जल रहा हो, जो मुश्किल से रोशनी नीचे तक पहुंच रही हो, जहाँ एक कमरे में 3 पर्दे डाल के केबिन बना दिए गए, और हर तरफ एक कस्टमर हो, एक दूसरे की चीखें भी सुन रहे हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी भी देख रहे हैं, कौन आना चाहेगा? जब आपको कहा जाता था कि आप नजरें नीचे करके चलें, तो ऊपर क्या दिखता था ऐसा? देखिए शुरू में तो समझ ही नहीं आया। हाँ। क्या नहीं देखना हमें। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि वो लड़कियां हैं, झांक रही हैं, नीचे इशारा भी कर रही हैं, नीचे भी लोग खड़े हैं, कभी कभी मान लो टकरा गए, हम भी ऊपर देख रहे हैं, कस्टमर खड़ा वो भी देख रहा है, और टकरा भी गए, देखा ये आदमी उधर क्यों देख रहा है। फिर धीरे जब वो लड़की मिली थी, 8वीं पढ़ रहे थे हम, उसने बताया कि क्या होता है,
उसके बाद उन महिला ने बताया जो मिली थी, तब ये समझ में आया कि ये सब वो लड़कियां जो ग्राहकों को लुभाने के लिए खड़ी की जाती हैं कि आ जाओ ऊपर। ये मेरा फेस देख के तो नीचे से आते हैं, बाकी उनका फेस से कोई लेना देना होता तो है। ये कस्टमर कैसे आते हैं वहां तक, मतलब ये एक एरिया होता है? अलग एरिया होता है, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड एरिया है। रेड लाइट एरिया कोई हर जगह थोड़ी है। हाँ। हर शहर में थोड़ी है। सोनागाछी कलकत्ता में, माटीपुरा है मुंबई में, बनारस में दाल मंडी या शिवपुरी जिसे कहते हैं वो है। तो ये तो हर जगह का आइडेंटिफाइड एरिया है जहाँ पे वो महिलाएं रहती हैं जो जबरदस्ती का शिकार है सब। कोई अपनी मर्जी से वहाँ, उस नर्क में कौन रहेगा जहाँ सोने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं, काम के घंटे नहीं है तय, और अपनी मर्जी नहीं है अपनी मर्जी तय नहीं है कहीं, तो वो क्यों रहेंगे इसमें। जीबी रोड भी दिल्ली का बहुत फेमस है जिसका हाँ आपने जिक्र किया। हर जगह के, हर जगह जहाँ जहाँ कैंट एरिया है वहाँ वहाँ ये एरियाज हैं, बसाए गए थे इसी तरह से। तो आप ये जीबी कैंट रोड एरियाज के आसपास ही क्यों होते? कैंट एरियाज के आसपास नहीं, जिस शहर में बड़े कैंट है। अच्छा। ताकि पुराने समय से अगर हम कहें हमेशा से कि सैनिकों को एंटरटेनमेंट हो सके, जो बरसों अपने परिवार से रहते हैं, दूर रहते हैं महीनों, वो एंटरटेनमेंट के लिए बसाए गए हर उस शहर में जहाँ बड़े कैंट एरिया थे। जैसे दिल्ली बड़ा कैंट एरिया है, आगरा है बड़ा कैंट, बनारस है, मेरठ है, मेरठ बहुत बड़ी छावनी है, और ये मुंबई, ये सॉरी मुंबई है आपकी। तो ये सब जो बड़े कैंट एरियाज हैं वहां पे इनको बसाया गया था। मतलब स्वेच्छा से बसाया गया था कि नाच गा के उनका एंटरटेनमेंट करें जो बरसों बरस अपने परिवारों से दूर है, और बाकी लोगों की मर्जी, आसपास के लोग आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक। सबसे ज्यादा लोग कौन पहुंचते हैं वहां पर, किस अब तो वो जगत से जुड़े अब तो वो हुए? हैंड टू माउथ लोग हैं जो सुबह शाम तक 500-600 रुपए कमाए, 250 रुपए वहां खर्च करें, 100 रुपए की शराब पिए, 150 की शराब पिए, 150 बचे तो बीवी को दें, और नहीं तो वो पूरा खर्चा मांगेगी तो उसे पीटें। बस इतना चक्र है ये, और कुछ नहीं है। युवाओं की तादाद कम होती है वहां पे या फिर अधेड़ उम्र के लोग ज्यादा पहुंचते हैं? हर उम्र का है वहाँ। अच्छा। अगर मैं एक बहुत कड़वा सच कह रही हूँ कि एक समय ऐसा आता है, कहने में भी संकोच है, कि वहाँ इतने छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, टीनेजर्स, और वो लगातार 3 या 4 दिन लगातार दिखेंगे, अच्छे खासे टोपी में सजे हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए। जब तक उनका जश्न खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बच्चे सब वहाँ रहते हैं। सब ऐसे 16-16, 17-17 साल के, 15 साल के, लाइन लगी रहती, इतनी भीड़ होती है उस समय। तो ये कोई वर्ग नहीं है तय कि यही जाएगा, बूढ़ा जाएगा जिसके बस की शायद हाथ पैर भी ढंग से नहीं हिल रहे, वो भी जाएगा वो भी जाएगा कि जिसने महीनों से शायद नहा के भी नहीं देखा कैसा होता है, और दांत तो बरसों बरस नहीं साफ किए, वो भी, उसको भी सबसे अच्छी लड़की चाहिए। वर्ग वहाँ कोई नहीं, वही है जो हैंड टू माउथ है, जो 400-500 रुपए कमाए, उनमें से वहाँ कुछ खर्च करें, उन्हें बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं, भूखे रहो प्यासे रहो, वो अपनी वहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और घर जाते हैं बस। कई लड़कियों को मौका मिलता होगा लेकिन नहीं, नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। भागने का कह रही ना। हाँ। सवाल ही नहीं उठता। क्यों? कैसे कहिए, उसकी आपने कभी बनाहट देखी है? नहीं, ना आपने बसाहट देखी होगी ना बनाहट देखी होगी। पहली बात तो ये है कि उस नीचे दुकानें ऊपर है। अच्छा। है ना, तो दुकानदार उनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुए। हाँ। सबसे बड़े हितग्राही तो वही हुए, क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि वहां है, कोई विरोध नहीं है फिर भी। और उससे बड़ी बात यह है कि ये एक पतला सा जीना है, और मैं अगर कहूं कि मुझे देखते हुए 33 साल हो गए कि वो जीने की ईंटें घिस गई, ऐसे फिसले हुए हो गए, अगर ऊपर से फिसला आदमी तो नीचे आएगा। वो ईंटों के बने हुए जीने पुराने जमाने के, इतने से अच्छा। मुश्किल से आदमी चढ़ पाए, कोई मोटा ताजा हो तो चढ़ ही ना पाए। और वो 2 तरफ खुलेगा, इधर एक अलग ब्रोथल है, इधर एक अलग ब्रोथल है, और एक दरवाजा है बस, ये बंद है, कहाँ भागेंगी बताओ। और मालकिन वहीं बैठी है, 24 घंटे वहीं बैठी है, जब तक खत्म नहीं हो रहा है, पीरियड नहीं खत्म हो रहा है, जब तक आ नहीं रहे लोग, आना बंद हो गए तब जाएगी वो भी सोने, इतना तो नहीं। तो इन पे एक्शन क्यों नहीं होता, पुलिस एक्शन क्यों नहीं करती? जब देखिए कानून में बड़े लकूने हैं। आईटीपी एक्ट कहता है, वैसे वो देह व्यापार निरोधक अधिनियम है आईटीपी एक्ट, लेकिन उसमें क्या है कि नाबालिग हो लड़की तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। बालिग अगर कह रही है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा लकूना क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक जगह एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा कहाँ होता? मैं तो कहती हूँ, मैं तो पर्दा हटा दो, एक कमरा हो गया, दोनों पर्दे हट गए, 3 कस्टमर है, 3 लड़कियां, तो वेश्यावृत्ति है। और वो सार्वजनिक स्थान ना हो,
ठीक है, सार्वजनिक स्थान नहीं उनका घर है, तो रह तो वहीं रही है ना, उसी जगह पे हो रहा है। तो ये कानून का ऐसा लकूना है कि जिसमें आप चाह के भी उनको छेड़ ही नहीं सकते। मैं रेड कभी नहीं प्लान करती, कभी भी। मैं रेस्क्यू करती हूँ जिस लड़की को आई कांटेक्ट के जरिए जान सकूं, जिसको टच थेरेपी के जरिए अपना कर सकूं, इसको सीने से लगा सकूं, जिसके सिर पे हाथ फेर के कह सकूं बेटा मैं हूँ। मैं उस लड़की को कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ देखिए जबरदस्ती ये कराया गया है या हमें इसको रेस्क्यू करना है? क्या फर्स्ट स्टेप होता है आपका? कैसा पहला कदम होता है आपका? देखिए इतने बरस बीत गए, अब तो मैं पल भर में पहचान जाती हूँ ये लड़की तो निकलेगी। सबसे ज्यादा तो वो मेरा विरोध करेगी, सबसे ज्यादा। जैसे मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। एक लड़की और मैं जब भी जाती बड़ी सुंदर सी थी, तो मैं हमेशा उसकी तरफ ऐसे करती, अरे मैंने कहा कभी बोल भी दिया कर। तो ऐसा बड़ा इतना गंदा मुंह बनाती कि जैसे मेरी शक्ल भी पसंद नहीं उसको। कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा तू जितना विरोध करी, मैं समझती हूँ कि हमेशा कीचड़ में कमर खिलता है। तो एक दो बार मैंने उसको फिर किया, फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाती हूँ, नहीं वो मेरी तरफ देख रही है मत देख। फिर मैं उसकी उठी और उसके पास, क्योंकि हमें तो मालकिन को भी देखना कि वो हमारा विरोध किस हद तक करेगी। ऐसे ही मैंने गाल पे ऐसे करके मैंने कहा मत बोल, मैं तो फिर भी छेड़ती रहूंगी तुझे। ऐसे कह के मैं निकल गई। तो मुझे, मैंने हल्के से देखा तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट सी आई। कोई बात नहीं, मैं फिर एक दिन गई तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, मैंने देखा नहीं और से बात करती रही और चली आई। फिर मैं एक दिन भरी दोपहरी में चली गई और मैंने थोड़ी डार्क कलर की साड़ी पहन रखी थी। तो मेरे से बोली हो इतनी धूप में, पहली बार बोली। मैंने कहा तेरे से मिलना जो था, मुझे पता था तू आज बात करेगी मुझसे, तू भाग के आई, मालकिन नहीं थी और यहाँ मेरे पैरों के पास बैठ गई। बोली लाओ तुम्हारे पैर में तेल लगा दूं, गर्मी हो रही। मैंने कहा बेटा हमारी बेटियां हाथ नहीं लगाती पैरों में। मेरे यहाँ सिर रख लिया। फिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं उसके सिर पे हाथ फेरती रही और वो रोती रही। और बड़ी खुर्राट मालकिन है उसकी। जबकि मैं उसको जब से देखती आ रही हूँ, जब तक वो धंधे में भी नहीं पड़ी थी, पर वो मालकिन थी नहीं उसकी। रोती रही, मैंने रोने दी और मैंने बिना कुछ कहे मैं चली आई। फिर हमें क्या निकालने में देरी थी, हमें इस काम में कभी कभी 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, एक लड़की को केवल ये देखने में कि कब निकालें, कभी अपने से कहेगी बस अब नहीं, निकाल दो मुझे निकाल देते हैं, एक पल भी नहीं लगाते। फिर चाहे कोई हमें मार लगाए, हमारी कपड़े फाड़ दे, हमें गालियां दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पुलिस की मदद मिलती है? अरे बाप रे क्या बात कर रहे हैं, हम तो पुलिस को बताते भी नहीं कि आज हम रेड करेंगे। अच्छा, आज हम रेस्क्यू करेंगे एक लड़की। ये बताइए लड़की गायब हो जाएगी, लड़की उस कमरे में मिलेगी नहीं कभी भी। जैसे एक लड़की का भाई, एक लड़की ने इतनी मेहनत की, 5 साल से थी वहाँ। नेपाल की लड़की थी और बराबर ये कह रही थी, मतलब ये मन बनाए बैठी थी कि मुझे एक दिन जाना है। ये इन लोगों का एक ट्रेंड है कि ये जब नई लड़की आए उसको बच्चा पैदा हो जाने देते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि उसको कंडोम यूज करने नहीं देते, ताकि वो माँ तो माँ है, फिर बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी। बच्चा उससे छीन लिया जाता, दूध मुँह दूर रखा जाएगा। अब मिलना है तो 200 रुपए कमाओ पहले, और 200 रुपए कैसे कमाओ जो पैसा तुम ले लेते हो। तो कस्टमर से भीख मांगो, टिप मांगो, रिक्वेस्ट करो, 1 दिन में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो। जब 200 रुपए हो कह देना बच्चा आ जाएगा दिखाने के लिए। उसको बच्चा भी हो गया था लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी कस्टमर, अभी तो मोबाइल फोन बाहर जमा करवा लेती हैं, लेकिन एक कस्टमर की उसने बहुत गुहार की कि मुझे एक दिन एक बार बात करा दो। उसने कहा फोन तो बात कर लेती है। बोली कर लेती है, तुम एक छुपा के ले आओ, छोटा से ले आओ। वो ले गया। उस लड़की ने अपने भाई को फोन मिलाया और पूरी लोकेशन दी कि ऐसे ऐसे नीचे ये दुकान है, दुकान पे ये वाला बोर्ड लगा हुआ है और ये जगह है, सामने पुलिस चौकी है और इस तरह से तुम आ जाओ। वो लड़का आ गया लेकिन नहीं कर पा रहा था, कैसे करूं। फिर किसी ने कहा भी तो, और वही मजदूरी करने लगा उसी बाजार में। वो बांस का भी बाजार है, वहाँ ट्रक लदाए जाते हैं, थोक का सामान उतारा भी जाता है। एक दिन किसी ने हमारा नंबर दिया, इनके पास जाओ तुम्हारा करेंगे। तो हमारे पास आया, उनके बताओ कि जी ये फोटो ले रहा था, फोटो स्टेट किसी कागज की, हाई स्कूल की, और वो इतना पुराना था, 5 साल तो यही हो गए थे। उसमें ना उसका चेहरा समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। ऊपर हम उसको ले जाना नहीं चाह रहे थे उसके भाई को, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे को देखेंगे तो थोड़ा वो हो जाएंगे। तो फिर भी हमने हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं कोलेब्रेशन में, कि हमारे यहाँ तुम्हारी बच्ची मिलेगी तो हम तुमको दे देंगे, तुम्हारे यहाँ मिले तो हमें दे देंगे। वहाँ से भी हम एक महिला आई हुई थी, तो हमने उनसे कहा कि दीदी हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ी है, आप ऊपर चलना होगा। चिल्लाने लगी,
क्या है, अभी हमने 2 दिन पहले उसके यहाँ लड़की निकाली, तो वो मेरे पीछे पड़ गई और मैं, मेरे यहाँ कौन लड़की, देखो यही मेरी तो 4-5 आपको तो अपना दुश्मन समझते हो अब मेरे तो, लेकिन मैं बहुत प्यार से रहती। फिर उन्होंने, अरे मैंने कहा क्यों मरी जा रही है, नहीं मिलेगी तो चली जाऊंगी ना, कौन सी आफत है। तो पुलिस वाला भी इस बीच आ गया, अरे मैडम इसके यहाँ कहाँ है, आप कहाँ परेशान हो, इसके यहाँ कोई लड़की नहीं, मैं तुमसे नहीं सर्टिफिकेट मांगी, तुम जाओ। जब मैं ना निकालूं, बोले नहीं मिली तो मैंने कहा जो करना चाहो वो करना मेरा, चलो फिलहाल। फिर नहीं मिली लड़की, हमें बड़ा लग रहा जी, कोई लड़की ना बताई ये है। मैंने कहा चौंक जाए जो लड़की, उसको तो हम फिर भी वो कर ले। फिर हमने उनसे कहा कि दीदी आप एक बार ना नेपाली भाषा में किसी हर लड़की के पीछे जाके कहो कि मैं ये हूँ और मैं तुम्हें बचाने आई, नीचे तुम्हारा भाई है, ये पूरे शब्द बोलो। 5वीं या 6ठी लड़की थी, उसने एकदम ऐसे करके देखा, बस हम और फिर खड़ी हो गई हूँ। तो हमें तो इतना बहुत था, मैंने जाके उसको ऐसे किया जैसे, तो नीचे बैठ गई, मैं भी उसके साथ नीचे बैठी। तो उसने मुझसे कहा मेरा बच्चा इनके कब्जे में, जब तक नहीं जाऊंगी बच्चा नहीं आएगा। मैंने कहा बच्चा नीचे पुलिस चौकी में, चल। वो मान गई कि होगा, हम नीचे चले आए। देखिए इतना परिवर्तन होता है कि जब वो नीचे आई, नीचे उसने कहा कि हो कोई दुपट्टा है आपके पास, मेरा भाई अगर वहाँ है सामने, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी ऐसे, एक तो मेरे बाल कटे हुए हैं, तो मुझे दुपट्टा दे दो। मैंने कहा दुपट्टा मैं रखती हूँ हमेशा साथ में, मैंने कहा दुपट्टा दे दो प्लीज। दीदी उड़ के चली, तो आगे जाके बच्चा नहीं दिखा पुलिस चौकी में। वो फिर वापस भागने लगी, मैं तो वापस जाऊंगी, मेरे बच्चे को तो मार देंगे ये, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। भाई मुंह फाड़े खड़ा, बच्चा अनमेरिड लड़की थी, मतलब उसकी तो बहन। तो मैंने कहा ये तू इसमें वो मत समझ, बच्चा तो है, ये उसकी माँ है बस। खैर हमने उससे कहा कि बच्चा मैं ला रही, मैं जा रही हूँ। फिर मैं दोबारा गई, सबने मुझे मना कराया, उन्होंने कि वहाँ अब कुछ भी हो सकता है। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, एक माँ को नहीं मैं कर सकती। मैंने कहा भाई मुझे 5 मिनट में बच्चा चाहिए, अगर नहीं लाए तो कसम से बता रही हूँ तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम जिंदगी में भूल जाओगी ये सब करना। नहीं तो डरती भी है मुझसे थोड़ा। बच्चा कितना बड़ा था? 3-1 साल का था, 3-3.5 साल का। तो बोली दीदी इतनी जल्दी तो नहीं आने का, 2 घंटे लगेंगे। चलो 2 घंटे से मान लिया, ला दो। 2 घंटे बाद लाया। आप इमेजिन नहीं करेंगी, बच्चा अपनी माँ को लिपट के इतने उसने प्यार किया, और फिर बोला ऐसे क्यों छोड़ते हैं। वो मामा बहुत मारता था जब खाना मांगते थे, कोई मामा कहते हैं किसी को, जहाँ सारे बच्चे हैं। रो तो भी मारते हैं, जब तुम्हारी याद आती थी मैं रोता तो तब भी मारता था वो, खाना मांगो तब भी मारता था वो। अब मत छोड़ना मुझे वहाँ पे कभी भी मम्मी। और माँ भी सोचो क्या मतलब कैसा लगा होगा, हालांकि वो इतना मासूम सा फोटो है उस समय का माँ बेटे का, पर वो उस कष्ट की का अनुभव हम लोग कर सकते हैं कि क्या कष्ट उन माओं को होता होगा। उनके बच्चे, उनके किसी भी उसको अलग कर दो तो सोच के देखो कैसे भाग सकती है। बच्चा उनका, उनकी मतलब उनका तो पूरा सर्वाइवल उस बच्चे पे टिका होता है फिर। और ये वो जानती हैं कि कोई माँ होती है, चाहे वो कोई भी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होती। वो भाग तो नहीं सकती या भागती हैं तो ऐसे भागती हैं कि एक माँ को उसी का पति बेचने आ गया 2 बच्चों के साथ, 5 साल का एक बेटा और 1-1.5 महीने की एक बच्ची, घर से लाया काम के नाम पे मध्य प्रदेश से, गुना से, और यहाँ लाके बेच दिया। उस महिला ने इतनी हिम्मत की कि वो हर दिन भागने की कोशिश करती, कभी कुछ गिरा देती, अरे नीचे गिर गया मैं उठा लाऊं, बोले यहीं बैठ जा मैं उठा लाएंगे। रुमाल गिर गया, आज मेरा छोटा सा पर्स था वो गिर गया, बोले पर्स में कोई रकम नहीं थी, पड़ा रहने दे। मुझे हिम्मत नहीं हारी, उसने ये रेखी की कि कौन सा टाइम ऐसा कि जब बिल्कुल सब साइलेंट मोड हो जाए, नीचे बाजार का भी ऊपर का भी। और वो सुबह 4 बजे उसने देखा कि इस समय ना तो कोई होता बाजार में, ना काम वाली जो झाड़ू वाली आती है सुबह बाजार में वो भी नहीं आती, तो उतर गई और सब बेहोश हो जाती है नशा करके, सब थक के, वो उतर गई। उसने मालकिन की चाबी भी देख ली थी कहाँ बंद करने का रखती है, सब निकाल के वो उतर गई। उतरने के बाद में वो ऐसे जैसे थोड़ा, ये शहर ऊंचा है पुराना, तो 2-3 पैड़ी उतरने का था, नीचे नाली, गहरी नालियां हैं बहुत पुरानी, तो उसमें नाली में इतनी सर्दी में, दिसंबर के दिन थे, और नाली में चिपके बैठ गई उस पैड़ी के नीचे कि जब थोड़ा सा चलना फिरना शुरू हो जाए लोगों का तो मैं भागूंगी, क्योंकि अभी भागूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। फिर लोग आना जाना शुरू हो गए, दूध वाले, बाजार में सामान रखने वाले, लोकल फुटपाथ वाले आना शुरू हुए, तो धीरे से निकली बिल्कुल इत्मीनान से,
और जरा सा ही चौक पार कर तेजी से भाग गई। भाग के आगे जाके उसने देखा एक टेम्पो, कुछ नहीं समझ आ रहा था, यहाँ की रहने वाली नहीं, भाषा भी ठीक से नहीं समझ रही थी। आगे जाके एक टेम्पो खड़ा था जो चैन से बांध जाते हैं रात को, उसमें जाके छिप के बैठ गई और पानी में गिरी, उसमें गंदे पानी में। वो जब 6-6:30 बजे करीब वो लड़का जिसकी टेम्पो था वो खोलने आया तो उसने इसे देखा कि तू कैसे यहाँ, तो उसने हाथ जोड़ लिया कि मैं वहां से भागी। अच्छा, जनरली हमारा नंबर वहाँ सबके पास ज्यादातर रहता है, कैसे रहता है मुझे नहीं पता, पर कुछ अच्छे में कुछ बुरे में रखते हैं। उसने मुझे फोन किया सुबह सुबह कि जी ऐसा है, लड़की है। मैंने कहा भैया 5 मिनट को किसी को भेजती हूँ। मैं भेजा किसी को, लड़की को, उसके कपड़े वपड़े बदलवाए, हम पहुंच गए। किसी ने बाजार में बताया, फिर उसने कहा कि मेरी बच्ची वहीं लगी, छोटी बच्ची को छोड़ के आई थी। अच्छा। क्योंकि उसे तो वहां नहीं रख सकती थी, नाली के नीचे, कि वो तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, तो मेरी बच्ची है वहां पे। हम जब जैसे ही लेने जा रहे थे तो वहीं सभी जानने वाले ही है, धीरे से तो मदद करते ही हैं। उन्होंने कहा जो बच्ची है ना उसको लेकर अभी उसमें भागी एक मार्शल हापुड़ रोड की तरफ। तो मेरे थोड़ा आगे जाके मेरा मायका, मतलब मूल मायका मेरा गाँव पड़ता है। मेरे एक दो अपने चचेरे तेहरे भाई थे, उनसे कहा भी जरा थाने के पास चैन बना के खड़े हो जाओ, सुबह सुबह खड़े होते हैं। उन्होंने कहा ये कुछ करेगी तो, मैंने कहा कुछ नहीं करेगी, ये बच्चा लेके भागी, बच्चा छीनना तुम्हें और तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं आ रही हूँ। लेकिन जब तक मैं जाती या थोड़ा कुछ करती तब तक उनका फोन आ गया मुझे कि ये बच्चे को फेंक के भाग गई, खेत की तरफ उतर गई, उसे लेके मार्शल को, और बच्चे को फेंक गई। मैंने कहा इसे लेके आ जाओ, बच्ची को लेके आ गए। तो एक मतलब बच्ची तो हमने दे दी कि तू लेके चल, इसे लेके चलो, सेफ करना पहले उसका था। थाने वाने पे चौकी बिठा दिया। इतने में वो मैं ऐसी जिससे जा रही थी तो बच्चे ने मुझे ऐसे करा, मेरी मोटो है ऊपर, उसे उड़ला दो। मैंने कहा मोटो कौन है? मेरी छोटी सी बहन। अच्छा। मैंने कहा तेरी छोटी सी बहन तू कौन है? वो जिसे तुम लेके गई हो ना, मैं उसका बेटा हूँ। मैंने कहा तू कहाँ था? क्योंकि अभी हम उस औरत से बात नहीं कर पाए थे कि कौन कौन है, उसके क्या क्या है। मतलब मुझे तो भगा दिया था इन्होंने ऊपर से कि यहाँ खाता रहता है हर समय, काम का ना काज का, नीचे जा काम कर और वहाँ खा। तो मैं अपनी माँ को नहीं जाने देता था किसी के साथ, जैसे कमरे में जाती थी ना, तो जाने नहीं देता था, जिद करता था, चिल्लाता था। देखो ये बाप बेच रहा है जो सब कुछ जानता, पति जो संरक्षक है उसका, और नन्ना सा बेटा उसकी रक्षा करता था। तो मैंने कहा फिर तू कहाँ था? पर मैं तो यहीं चाय की दुकान पे इनके बर्तन मांजता हूँ और रात को भट्टी से लग के सो जाता हूँ। सोचो, मैंने उसे कहा तू रखवाला है इसका, बाप तो नहीं। मिल गए, सब ठीक हो गई। हमने मुकदमा लिखाया जम के, पहली बार मैंने किसी के खिलाफ ढंग से मुकदमा लिखाया। और देखिए ऊपर वाला देता है, अच्छा है बुरा का नतीजा यही है सबसे। और अभी उसमें मेरी तारीख थी, गवाही थी। मुझे उसका वकील कहने लगा, अभी 1-1.5 महीना भी नहीं बीता, कि बहन जी अब मुक्त कर दो। मैंने कहा उसको, मैं कहा वो जो बीवी बच्चों को बेच गया, अजी वो उसकी बीवी ना थी, ये वकील के शब्द हैं। और मैंने कहा बीवी ना थी उसकी तो और कौन थी? उसके गले पड़ गई थी। तो उनके गले पड़ गई थी, यहाँ के बेच के लाया। जिसकी बीवी थी उसके पास छोड़ देता, जहाँ की थी वहां छोड़ देता। उसका बेटा था, उसकी बेटी, वो कैसे उसको माँ कह रहे हैं? तो बोला जी कहाँ, वो तो खुद भी खाट में पड़ा है, फालिज पड़ा हुआ है, लेटरिन पेशाब करता रहता, कोई पूछता नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वाले मैंने कहा तुम मरने दे सजा, मैंने तो आजाद कर दिया आज, मेरी तरफ से मैं हॉस्टाइल होती हूँ और जा। उसे तो भगवान ने दे दी सजा, मैं क्या सजा दूंगी? तो वहीं मिलती है सजा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो उनका सबसे बड़ा पीम था, जिसने करोड़ों की संपत्ति बनाई, वो इस हालत में मरा कि उसे रोटी का पता नहीं, पानी का पता नहीं, चलता तो चलता ही चला जाता था, उसके पैर में रस्सी बांधते थे, फिर वापस लाए, कहीं चला ना जाए, फिर आ जाए बच्चे। देखिए वाल्मीकि की कथा है कि आप जिनके लिए कमा रहे हैं वो भी तो आपका पक्ष करें, है ना? वो नहीं करते कभी। हमने थोड़ी कहा तुम हमें अच्छा जीवन दो, हम तो सूखी रोटी में भी रह रहे थे। जो रेस्क्यू ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट होता है वो इस हालत में है आज भी कि यूं तो उसके हाथ हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये मुंह में से राल गिरती रहती है। और मैंने खुद अपने हाथों से उसको ऐसे पैसे लेते हुए देखा, जो उनके यहाँ पहुंचाते हुए गड्डी के गड्डी, तो यही भर के जाता है, यही भर के उसका जो उस औरत की अस्मिता का पैसा ले रहे हो, उसके वजूद का पैसा ले रहे हो, वो बिक गई और पैसा आप खा रहे हो। ना बेटा कामयाब किसी का, ना बच्चा कामयाब किसी का, और खुद इस हालत में पड़े हैं।